तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। सिर्फ 6 साल के अंदर एक शख्स करीब 50 कत्ल करता है। 6 साल बाद वो पकड़ा जाता है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो पुलिस की गिनती 21 पर जाकर रुकती है, 21। अब उसी 21 के हिसाब से पुलिस केस बनाती है। वो पुलिस की कस्टडी में होता है। एक रोज़ अचानक वो पुलिस से कहता है कि आपकी गिनती गलत है, 21 नहीं, मैंने 50 लोगों को मारा। अब पुलिस हैरान, क्योंकि शायद कातिल को ये लगा होगा कि 21 की सज़ा भी वही होगी तो 50 की होगी। तो पुलिस कहती है अच्छा लाश कहाँ है? कहता साहब लाश तो आपको शायद ही मिले, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली वो कह रहा है। पुलिस ने फिर भी पूछा बताओ कहाँ है? तो उसने कहा कि यूपी में एक जगह है कासगंज में एक नदी है हजारा, और उस नदी में मैंने 50 के 50 लाश फेंके, और मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हर लाश मैंने उसी नदी में फेंकी। पुलिस कहती है ठीक है। हजारा नदी में अब तलाशी अभियान चला जाता है। ये बात मैं जो आपको बता रहा हूँ 1998 से 2004 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, और आज हम 2025 में, यानी 21 साल बीत गए। आज भी एक भी लाश उस नदी से पुलिस बरामद नहीं कर पाई। अब लाश का इंतज़ार तो अदालत करती नहीं। अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। 21 कत्ल की केस चार्जशीट बनी हुई थी। एक एक कर मुकदमा का फैसला आता गया। 7 कत्ल के मामले में उसे 7 लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी 7 उम्र कैद की सज़ा मिली। एक मामले में उसे फांसी की सज़ा मिली, यानी एक शख्स जिसे 7 उम्र कैद की सज़ा और एक फांसी। अब वो 2004 से जेल में था। 16 साल बीत गए, अब वो जेल में ही है। 16 साल बाद एक रोज़ अदालत में वो एक अर्जी लगाता है कि मैं जेल के अंदर सारे जेल के नियम कायदे कानून को मानता हूँ, तो मुझे पेरोल पे रिहाई मिले। अदालत जेलर से पूछती है, जेलर कहता है कि हाँ इसके चाल चलन ठीक है जेल में। कोर्ट उसे पेरोल दे देती है। पेरोल पे बाहर आता और गायब। अब पुलिस वालों के हाथ पैर फूले। दोबारा उसे ढूंढा जाता है, फिर पकड़ता है, फिर पकड़ने के बाद उसे वापस जेल में डाला जाता है। 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद वही शख्स फिर अदालत जाता है और कहता है मुझे पेरोल दे दो, मेरे बड़े अच्छे चाल चलन है। अदालत फिर उसे पेरोल दे देती है। वो बाहर आता है और फिर भाग जाता है। इसके बाद पूरे 2.25 साल लगते हैं उस शख्स को ढूंढने में। एक पूरी टीम दिल्ली पुलिस की इन 2.25 सालों में उसका सिर्फ एक ही मिशन था, उस तक पहुंचना। और आखिरकार लास्ट संडे पुलिस को कामयाबी मिली। और वो शख्स जिसका असली नाम तो देवेंद्र शर्मा है, लेकिन मीडिया और पुलिस और कानूनी पन्नों में जिस नाम से उसे जाना जाता है वह है डॉक्टर डेथ, मौत का डॉक्टर। ये कहानी है देवेंद्र शर्मा की। वही देवेंद्र शर्मा जो अलीगढ़ में कभी रहा करता था। और ये कहानी एक सवाल भी उठाती है कि क्या एक कैदी जिसके ऊपर 50-50 कत्ल के इल्ज़ाम हैं, जिसे 7-7 उम्र कैद की सज़ा मिली हो, जिसे एक फांसी की सज़ा मिली हो, सिर्फ उसके जेल के अंदर ठीक ठाक आचरण हो तो आप उसे पेरोल दे दोगे? और चलो हक है इंसान का, दे दो। राम रहीम जैसे लोगों को तो हर दूसरे महीने मिलता है। लेकिन पेरोल की तो पहली शर्त ही यही होती है कि आपको पेरोल जितने दिन का मिला, अगर उस टाइम याद में आप वापस नहीं लौटे तो फ्यूचर में फिर आपको पेरोल नहीं दिया जाएगा। और वो शख्स पहला ही पेरोल तोड़ता है, जंप करता है और भाग जाता है। फिर पकड़ा जाता है। दूसरी बार उसने पेरोल के लिए अप्लाई किया और दूसरी बार भी भाग जाता है। अब तीसरी बार पकड़ा है, तो क्या आने वाले वक्त में फिर अच्छे चाल चलन की वजह से उसे पेरोल पर रिहाई मिल जाएगी? ये सवाल सिस्टम, पुलिस, कानून सभी से है। ये कहानी है देवेंद्र शर्मा की। देवेंद्र शर्मा अलीगढ़ में रहा करता था। उसने पढ़ाई की आयुर्वेदिक की, आयुर्वेदिक का डॉक्टर बना, और फिर वो चला गया राजस्थान में उसने एक जनता क्लिनिक में प्रैक्टिस शुरू कर दी। जनता क्लिनिक में प्रैक्टिस करने के दौरान उसने कुछ पैसे बचाए। 11 साल तक वो प्रैक्टिस करता रहा। 11 साल में जब उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए तो उसके कुछ दोस्तों ने कहा कि तू एक गैस एजेंसी की डीलरशिप ले ले, उसमें अच्छा खासा पैसा है। उसने इधर उधर लोगों से बात की, कुछ दलाल टाइप के लोग टकराए। उसने 11 लाख रुपए उन्हें दे दिया कि वो गैस एजेंसी की डीलरशिप दिलवाएगा, बट वो पैसे लेकर भाग गए। देवेंद्र शर्मा की सारी जमा पूंजी लुट गई। वो वापस अब अलीगढ़ लौट आता है। अलीगढ़ आने के बाद पैसे लुटने का गम, फिर ये कि कुछ है नहीं, अब क्या करें।
तभी एक डॉक्टर के वो कांटेक्ट में आता है जो दिल्ली का डॉक्टर था। वो कहता है कि किडनी ट्रांसप्लांट की बड़ी मांग है, लोगों को बहुत सारे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूरत है, डोनर कम हैं, कुछ लोग पैसे देकर भी एक किडनी अपनी दे देते हैं क्योंकि एक किडनी से आप जिंदा रह सकते हैं। तो इन लोगों ने इलीगल तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट, और भी उसमें कुछ डॉक्टर शामिल थे, का काम शुरू कर दिया। एक किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पे 5 से 7 लाख रुपए पैसे बन जाते थे इनकी टीम के। ये चलता रहा। तभी अब इस डॉक्टर को लगा कि ये डोनर तो कम है, पैसे दे के खरीदना पड़ता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सीधे लोगों को मारकर ही किडनी ले लिया जाए और फिर किडनी ट्रांसप्लांट हो। यह आइडिया उसके दिमाग में आया। अब उसने अलीगढ़ में एक फेक गैस एजेंसी खोली जिसमें उसके 11 लाख लुट चुके थे, और गैस एजेंसी खोली। इसके बाद अब दूसरा स्टेज ये था कि कुछ डॉक्टरों के साथ जो किडनी ट्रांसप्लांट और इलीगल तरीके से किडनी देने के लिए काम कर रहे थे, उनके साथ उसका कांटेक्ट था। इसने गैस एजेंसी खोली और अब ट्रक बुक करना शुरू किया। एक तरह से एक ही चीज़ में 2 बार पैसे कमाना चाहता था। इसकी खुद की गैस एजेंसी थी, फेक कागज़ पर। उसने ट्रक बुक किया उसी कागज़ के नाम पर। अब ट्रक वही जिसमें गैस के सिलेंडर हो, बुक करता, ट्रक में बैठता, ड्राइवर के साथ निकलता और अलीगढ़ से 50-60 किलोमीटर के रेडियस में, उस दायरे में जहाँ सुनसान जगह होती और ख़ास तौर पर वो हजारा नदी जो उत्तर प्रदेश के कासगंज में है, अलीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर, वहाँ मौका देखते ही सुनसान जगह पर ट्रक ड्राइवर को मार डालता। मारने के बाद पूरी टीम तैयार होती, फिर किडनी निकाली जाती है। उसके बाद जब सब कुछ हो जाता, फिर उसे ले जाकर इसी हजारा नदी में लाश को फेंक देते। अब इस हजारा नदी में ये इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मगरमच्छ। अगर हिंदुस्तान की हम जितनी नदियों की बात करें, अगर उन नदियों में सबसे ज़्यादा इंसानों को किसी ने निवाला बनाया हो मगरमच्छ ने, तो शायद हजारा नदी है। और अगर जिंदा नहीं तो कम से कम मुर्दों को तो बनाने का रिकॉर्ड इसी नदी के नाम और इसी नदी में रहने वाले मगरमच्छ के नाम है। क्योंकि इसे एक अकेले देवेंद्र शर्मा ने इस जो हजारा नदी है 50 लोगों की लाशें फेंकी थी, और आज 21 साल में एक भी लाश नहीं मिली क्योंकि वो सारी लाशें इन मगरमच्छ का निवाला बन गए। तो खैर उसने अब ट्रक ड्राइवर के साथ ये काम करना शुरू किया। उनको मारता, उसके बाद उसकी पूरी टीम किडनी निकालती, ज़रूरतमंदों को दे देती, उनसे पैसे लेती। बट कुछ वक्त के बाद ही उसे लगा कि ये ट्रक ड्राइवर को बार बार बुक करना और फिर उन्हें मारना, और ट्रक इतना बड़ा, पकड़े जाने का खतरा है। उसने आइडिया बदल दिया। उसने कहा अब ट्रक नहीं, अब टैक्सी बुक करेंगे। वो रहता अलीगढ़ में, लेकिन टैक्सी बुक करता दिल्ली और गुरुग्राम से। अब उसने टैक्सी बुक करना शुरू किया। कहीं भी जाने के लिए टैक्सी बुक करता, टैक्सी वाला आता, वो उसके साथ बैठता और किसी सुनसान जगह पर उस पर हमला होता, बेहोश किया जाता, फिर उसे मारा जाता, फिर पूरी टीम बैकअप तैयार रहती, किडनी निकाला जाता। जब किडनी निकाल लिया गया होता, उसके बाद उसे मार दिया जाता। मारने के बाद उसकी लाश को फिर इसी हजारा नदी में फेंक देते। 1998 से लेकर 2004 तक, यानी 6 सालों में ये सिलसिला चलता रहा, और इन 6 सालों में करीब 50 ऐसे लोगों का इसने कत्ल किया, जिनमें सभी के सभी या तो टैक्सी ड्राइवर थे या फिर ट्रक ड्राइवर। अब ये सिलसिला चल रहा था, धंधा देवेंद्र शर्मा का फल फूल रहा था। इधर दिल्ली में, गुरुग्राम में उन टैक्सी कंपनी और जो ड्राइवर गायब थे उनकी कंप्लेन की बाढ़ आ रही थी कि भाई ये टैक्सी बुक हुई, पता नहीं है, लौट कर नहीं आया। 5-5, 6-6 साल हो गए, परेशान जिनके अपने गायब हुए थे। अब इतने सारे कंप्लेंट, इतनी सारी, अच्छा वो जो टैक्सी बुक करता और उसमें मारता, फिर उन टैक्सी को ब्लैक मार्केट में ले जाकर 20, 40, 50 हज़ार में बेच देता। चोर मार्केट ऐसे ऐसे टैक्सी का पूरा हुलिया ही बदल जाता, नंबर प्लेट फेक लगा देते। तो अचानक एक कंप्लेंट की बाढ़ आनी शुरू हो गई 2002, 3, 4 तक, कि बहुत सारी टैक्सी गई, वापस ही नहीं आई। टैक्सी कंपनी ने कंप्लेंट करनी शुरू की, जो ड्राइवर थे उनकी फैमिली ने कंप्लेंट शुरू करनी शुरू की। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में ये लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। खैर तफ्तीश चलती रही। 2004 में ऐसी एक और टैक्सी बुक कराई देवेंद्र शर्मा ने। बुक कराई, उसके बाद वो उसके साथ जा रहा था। पता नहीं क्या हुआ, उस टैक्सी ड्राइवर को कुछ डाउट हुआ, और इत्तेफाक से जो कुछ टैक्सी ड्राइवर गायब हुए थे जिनकी रिपोर्ट थी, वो उनके बारे में जानता था। उसे ये भी था कि ज़्यादातर जो टैक्सी बुक हुई थी अलीगढ़ के आसपास से हुई थी, और वो भी उस दिन वहीं पहुंचा। उसका माथा ठनका।
उसे लगा कुछ गड़बड़ है और वो सारी चीज़ें याद आई, मिसिंग ड्राइवर्स की, टैक्सी भी गायब। वो घबरा गया, बैठा देवेंद्र शर्मा के साथ, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले उसे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर टैक्सी रोकी, बोला मैं भी आता हूँ, और वहाँ से भाग गया। भागने के बाद उसने सीधे पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। उसने कहा कि जो टैक्सियाँ गायब हुई, जिन टैक्सी कंपनियों की, और जो ड्राइवर गायब हुए, उनका तार अलीगढ़ से जुड़ता है, उसके आसपास से जुड़ता है, और ऐसे ही आज मुझे भी बुलाया गया और मुझे डाउट है। उधर देवेंद्र शर्मा को तब तक ये लगा कि उसे कोई काम आ गया, कहीं चला गया, फ़ोन आ गया होगा, डांट ना दूं कि बीच में टैक्सी छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो। तो वो बेफिक्र घर पर था। पुलिस ने पता किया, वहाँ पहुंची, देवेंद्र शर्मा का पता ढूंढा गया और आखिरकार देवेंद्र शर्मा के घर पुलिस पहुंची, उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब लाया गया तो वो इधर उधर टरकाता रहा, गुमराह करता रहा, लेकिन फिर आखिरकार पुलिस ने जब सख्ती की तो उसने कहानी सुनानी शुरू कर दी। और उसी दिन 2004 में देवेंद्र शर्मा का नाम पहली बार पड़ा, डॉक्टर डेथ, क्योंकि कहानी इतनी खौफनाक थी। पैसे के लालच में किडनी बेचने के लिए डोनर या फिर ऐसे बहुत सारे लोग जो किडनी खुद ही दे देते हैं, उनसे भी पैसे बचाने के लिए उसने कहा जब किडनी ही निकालना है तो फिर इंसान को जिंदा क्यों रखना है। लेकिन उससे उसने भयानक ये सोचा कि जितने बड़े पैमाने पर मुझे कत्ल करना है, कभी न कभी लाश तो बरामद होगी, तो उस लाश का क्या करें। इत्तेफाक से वो अलीगढ़ का रहने वाला था और इस हजारा नदी के बारे में बचपन से जानता था, क्योंकि हजारा नदी एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है वहाँ पर। और ये हजारा नदी असल में जो पुल है अंग्रेज़ों ने बनाया था, और इस पुल के ऊपर और नीचे नदियाँ बहती हैं, तो लोग बहुत सारे आते हैं इसे देखने के लिए। लेकिन दूसरी वजह ये थी कि हजारा नदी इसलिए बदनाम है क्योंकि यहाँ मगरमच्छ काफ़ी बड़ी तादाद में, जब तब मगरमच्छ पानी में किनारे लोगों को नज़र आते हैं और मगरमच्छ देखने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। तो देवेंद्र शर्मा बचपन से जाता था। जब वो इस सीरियल किलिंग के धंधे में उतरा तो उसे लगा कि लाश ऐसी जगह ठिकाने लगाऊं कि कभी सबूत ही ना आता है। उसने बहुत कुछ सोचा कि कहीं दफनाऊंगा, कहीं जलाऊंगा, लेकिन कब तक। फिर उसे ख्याल आया कि इस हजारा नदी में न जाने कितनी भूखे मगरमच्छ। उसने कहा कि अगर यहाँ लाश को फेंकता हूँ तो पुलिस को कभी कोई सबूत ही नहीं मिलेगा, और जब लाश मिलेगी नहीं तो फिर काहे का कत्ल का मुकदमा। और बस इसीलिए उसने जो भी टैक्सी बुक करता है, शो में ट्रक बुक करता, कोशिश यही होती कि इस हजारा नदी के आसपास ही सारी चीज़ें हों, और वो आसपास में सुनसान जगह भी है, अलीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर। तो इस तरीके से उसने कत्ल के बाद लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, इन मगरमच्छ का निवाला बनाने का आइडिया उसके दिमाग में आया। अब उसने कत्ल करना शुरू किया। खैर, पुलिस अब उसे पकड़ चुकी थी। अब जो मिसिंग कंप्लेंट थी उस वक्त 21 थी, अलग अलग टैक्सी कंपनियों के टैक्सी ड्राइवर की कि 21 लोग गायब हुए हैं, उनके तार उधर ही अलीगढ़ और उस आसपास जुड़ रहे थे। तो पुलिस ने सख्ती की कि ये सारे गायब हैं और अब तो 6-6 साल हो गए इनको गायब हुए। फिर उसने माना कि हाँ, इन सबको मैंने मार डाला। पुलिस ने लाश के बारे में पूछा, उसने कहा लाश तो नदी में फेंक दी, अब तो मिलेगा भी नहीं, मगरमच्छ खा गए होंगे। अब ये चलता रहा, तफ्तीश चलती रही। फिर एक रोज़ वो खुद ही कहता है कि ये किस कंप्लेंट की वजह से आप आए हो, उसमें तो बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके आप बारे में आप जानते भी नहीं होंगे। तो उसने कहा वीक और दिन के हिसाब से उसने बताया कि मैं कब कब गैप करके कितने दिनों में बुक करता था, और उस गिनती के हिसाब से मैंने 50 बार बुक किया टैक्सी और ड्राइवर, और उन हर ड्राइवर को में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। यानी मैंने 50 मर्डर किए हैं। आप 21 की गिनती कह रहे हो, आपसे 29 ज़्यादा। जब पुलिस ने बात सुनी, पुलिस के भी हाथ पैर फूले। बाकायदा उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डॉक्टर डेथ का नाम दिया गया, और फिर इसी हजारा नदी में एक लंबी तलाशी अभियान शुरू हुई। लेकिन जहाँ इतने मगरमच्छ, वहाँ कहाँ से इंसानी लाश मिलने की कोई भी उम्मीद तो मिली नहीं। अब मुकदमे का भी कब तक इंतज़ार किया जाता कि लाश मिले, ये भी डर था कि बगैर लाश के ये 21 या 50 कत्ल माना कैसे जाए। तो जिंदा सबूत दूसरी तरफ ये था कि जो लोग गुम हुए थे, गायब हुए थे 1998 से 2004 तक, उनमें से कभी कोई लौटा नहीं। कुछ गाड़ियाँ ज़रूर बरामद हुई जो ब्लैक मार्केट में बेची गई, और उन गाड़ियों के ज़रिए ये पता चला कि इन गाड़ियों को बेचने वाला देवेंद्र था। यानी गाड़ी बरामद हुई, गाड़ी का ड्राइवर नहीं मिला, तो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या एक एविडेंस जुड़ गया। एक एक करके सारे कत्ल के मुकदमे अदालत में शुरू हुए। 7 कत्ल के मामले में अदालत ने देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई। गुरुग्राम के एक ड्राइवर और टैक्सी को उसने हायर किया था और उसको मार डाला था। गुरुग्राम के उस ड्राइवर की जो मौत हुई
उसी के टैक्सी के तार कि उस टैक्सी को जो बेचा गया वो टैक्सी पता चला किसने बेचा, तो वो चश्मदीद था जिसने बताया देवेंद्र शर्मा ही बेचने आया था, इसी को पैसे दिए। तो वहाँ वो डायरेक्ट एविडेंस जुड़ा। तो इकलौता गुरुग्राम का केस था जिसमें वहाँ की अदालत ने देवेंद्र शर्मा को उस ड्राइवर के कत्ल के इल्ज़ाम में सजाए मौत दी, यानी फांसी की सज़ा। तो 7 उम्र कैद और 1 फांसी। अब इस बीच में कुछ कई अलग अलग केसेस थे, तो ये जयपुर सेंट्रल जेल में इसको बंद कर दिया गया। एक तो खूंखार इतने सारे कत्ल। अब जयपुर सेंट्रल जेल में ये रहा। 2020 में इसने जयपुर सेंट्रल जेल में रहते हुए अपनी फैमिली में एक बीमारी के नाम पर पेरोल मांगी। अदालत ने जेलर की रिपोर्ट के बाद इसे पेरोल दे दी। ये पेरोल 15 दिन के लिए थी। ये बाहर आया, 15वें दिन इसे शाम तक जेल के अंदर पहुंचना था, ये पहुंचा नहीं, भाग गया। अब पुलिस इसे दर बदर ढूंढ रही है, अलीगढ़ से लेकर राजस्थान की उस जगह पर जितने दोस्त थे कहीं नहीं मिला। करीब 3 महीने के बाद दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो डॉक्टर डेथ था, क्योंकि दिल्ली से केस जुड़ा था, ज़्यादातर टैक्सी ड्राइवर दिल्ली के थे, और जिसे 7 उम्र कैद और 1 फांसी की सज़ा मिली और जो पेरोल जम करके भाग गया है, वो दिल्ली में एक जगह पर बदले हुए नाम के साथ अपनी दूसरी बीवी के साथ रह रहा है। और दिल्ली में उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया है और कनॉट प्लेस की एक कंट्रोवर्शियल बिल्डिंग को बेचने की कोशिश में लगा है। जब मुखबिर से इन्फॉर्मेशन मिली तो इस इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया और आखिरकार उसके पेरोल जम करने के 3रे महीने में दिल्ली पुलिस ने देवेंद्र शर्मा को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। फिर ये हुआ कि अब जयपुर सेंट्रल जेल की बजाय उसे तिहाड़ जेल भेजते हैं। उसके बाद वो तिहाड़ जेल पहुंच गया। अब वो तिहाड़ जेल में था। 2020 की बात है। 21, 22, 23 3 साल बीत गए। 2023 आ गया। 2023 में देवेंद्र शर्मा ने एक बार फिर अदालत का रुख किया दिल्ली में और कहा कि उसकी फैमिली में कोई फंक्शन है, शादी है, तो उसके लिए पेरोल देना चाहिए। और उसकी उम्र तब करीब 65 साल हो गई थी। तो उसकी उम्र का लिहाज करते हुए और ये कि तिहाड़ जेल में उसके चाल चलन ठीक हैं, आचरण ठीक है, जेलर ने तिहाड़ के उसकी रिपोर्ट भी ठीक ठाक दे दी। अब तिहाड़ वाले रिपोर्ट देते हैं तो कई सारी चीज़ें शक होता है। तो अदालत ने दोबारा उसे पेरोल दे दिया, जबकि वो पहला पेरोल या पहली बार जब पेरोल मिला उसे जम कर चुका था। पेरोल की शर्त ही होती कि अगर आपने उस नियम को तोड़ा, जम किया, तो आपको फ्यूचर में पेरोल नहीं मिलेगी। लेकिन पहली बार जम करने के बावजूद 2023 3 जुलाई 2023 को उसे दूसरी बार डॉक्टर डेथ को पेरोल मिल गई और इस बार पूरे 2 महीने के लिए। अब कायदे से उसे 3 अगस्त या 2 अगस्त की शाम को वापस तिहाड़ जेल पहुंचना था। 2 महीने बीते, 2 महीने की पेरोल थी। 3 अगस्त 2023 की तारीख आ गई, लेकिन डॉक्टर डेथ या देवेंद्र शर्मा तिहाड़ वापस नहीं पहुंचा। जब वापस नहीं पहुंचा तो अब फिर दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूले। 7 उम्र कैद जिसे मिली हुई, 1 फांसी मिली हुई, बाकी का भी फैसला आना, 50 कत्ल जिसके सर पर है, पहली पेरोल को वो तोड़ चुका है और अब दोबारा गायब। इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने एक खास टीम बनाई सिर्फ उसे पकड़ने के लिए। कहा तुम्हारा कोई काम नहीं, उसको पकड़ो। अब वो टीम इधर उधर लगी रही, वक्त बीतता रहा, कुछ मिला नहीं। जब पहली बार इसने पेरोल जंप किया था जयपुर सेंट्रल जेल से, तब ये पता चला था कि ये राजस्थान के दौसा में 2 लोगों से मिला है उस वक्त 2020 में। तो इसका मतलब पेरोल जंप करने के बाद ये दौसा गया था। ये भी मुखबिर और बाकी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला। अब हर जगह उसे ढूंढ कर पुलिस थक चुकी थी। अलीगढ़, उसके घर, रिश्तेदारों के घर, दिल्ली, सब जगह। उसकी पहली, दूसरी बीवी, अच्छा पहली बीवी और बच्चों ने उसे छोड़ दिया था जब उसके क्राइम के बारे में जानकारी पता लगा कि 50-50 कत्ल किया है। तभी ये दौसा वाली जानकारी मिली कि 2020 में वो वहाँ गया था पेरोल जम करने के बाद, जब भागा हुआ था, कुछ दिन वहाँ रहा था। अब दिल्ली पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँचती है 6 महीने पहले, यानी ये बात है नवंबर 2024 की। वहाँ पहुँचती है, उन 2 लोगों से बातचीत करती है। धीरे धीरे नेटवर्क डेवलप होता है और पता चलता है कि इस वक्त देवेंद्र है तो दौसा में, और दौसा के किसी आश्रम में रह रहा है, बाबा या पुजारी के भेष में। लेकिन कौन से आश्रम में ये पता नहीं। दूसरी दिक्कत ये थी कि अब उम्र भी उसकी बढ़ रही थी और जब वो भागा 2.25 साल हो गए थे। 2.25 साल में वो कैसा दिखता होगा, उसका हुलिया क्या होगा, दाढ़ी बाल कैसे होंगे। खैर, इन सारी चीज़ों के बावजूद दिल्ली पुलिस की टीम 6 महीने तक दौसा के अलग अलग आश्रम में धक्के खाती रही
उन्होंने दौसा में ही कैंप कर लिया, वहीं रह रहे हैं। बस उनका काम है हर आश्रम में झांकना और पता करना। पुरानी तस्वीर और वीडियो थे उनके पास। धीरे धीरे करके आखिरकार उन्हें एक रामेश्वर धाम आश्रम के बारे में पता चला जो दौसा में था। अब पुलिस की टीम वहाँ भक्त बनकर पहुँचती है, भक्त बनकर गई, उसने तब देखा, कई दिन लगे। एक बार एक बाबा दिल्ली पुलिस की इस टीम को देखकर लगा कि यह देवेंद्र शर्मा हो सकता है, लेकिन उसके बाल बढ़े हुए थे, दाढ़ी बेतरतीब थी, उम्र बढ़ चुकी थी, चेहरे पे झुर्रियाँ। अब ये दिक्कत आ रही थी कि पुरानी तस्वीर और वीडियो और इस वक्त का जो बाबा उस सामने था मैच नहीं कर रहा था। अब एक आश्रम के अंदर एक बाबा को यूं ही बिना सॉलिड प्रूफ कि आप उठा लो, पुलिस के लिए मुसीबत बन जाती है बात। सीनियर अफसरों से बात की गई, कहा गया नहीं पहले कंफर्म हो। अब कैसे कंफर्म हो? अच्छा, इस बाबा से अब भक्त बनकर ये लोग बात भी कर रहे हैं पुलिस वाले। फिर एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। तो एक्सपर्ट्स के कहने के बाद ये हुआ कि बाबा अपना चेहरा, अपने बाल, दाढ़ी, झुर्रियाँ, ये सारी चीज़ें तो बदल सकता है या वक्त बदल सकता है, लेकिन इंसान की एक चीज़ कभी नहीं बदलती और वो है उसकी आंखें। आंखों से इंसान पकड़ा जा सकता है और आंखों को बदलना बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरी चीज़ है नाक, नोज। अब पुलिस ने बाबा के करीब तो भक्त बनकर थे ही, ये भी कि शक ना हो, आश्रम की निगरानी भी हो रही है, बाबा से बातें भी हो रही है, भक्ति की बातें हो रही हैं। अब आइज़ और नोज, इन दोनों को जब मिलान किया गया एक्सपर्ट्स के ज़रिए, तो ये श्योर हो गया कि देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ है। और इसी के बाद अभी लास्ट संडे यानी 3 दिन पहले जब कन्फर्मेशन आ गई, तो फिर देवेंद्र शर्मा को उस आश्रम से गिरफ्तार किया गया और उसे दिल्ली लेकर आया गया। बाद में उसने कबूल भी कर लिया कि वो कौन है। अब इसके बाद वापस फिर से उसका घर तिहाड़ होगा। 50-50 कत्ल का आरोपी, 7 उम्र कैद, 1 डेथ पेनल्टी और 67 साल की उम्र। कई मुकदमों के फैसले आने अभी बाकी। अब फिर से वो तिहाड़ में 2020 में बाहर आया पेरोल, 2023 में बाहर आया पेरोल। अब 25 हो सकता है 3 साल बाद फिर उसके अच्छे चाल चलन नजर आने जेल के अंदर। तो ये सवाल सिस्टम और कानून से भी है कि एक इतना खूंखार अपराधी जिसके ऊपर 50-50 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है और जिसके हाथों मारे गए एक भी शख्स की लाश आज तक नहीं मिली, जो 2 बार पेरोल जम कर चुका, उसे कोई कैसे पेरोल दे सकता है? क्या ये पेरोल के नियम की धज्जियां उड़ाना नहीं है? सवाल सिस्टम से। तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।